नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम राजनीति। राजनीति तब बहुत अच्छी होती है जब वो जनता के हित के लिए की जा रही हो। बहस तब बहुत बेहतर होती है जब उसका आखिरी मकसद लोगों की भलाई का हो। और बयान वो अच्छे होते हैं जिनका मतलब सबकी बेहतरी हो। लेकिन पिछले 4 दिनों से यूपी में कुछ ऐसा हो रहा है जो सकारात्मक कतई नहीं कहा जा सकता। बात बसों की हो रही है, बात बसों से मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की हो रही है, लेकिन फिर बात राजनीति तक पहुंच ही जाती है। और इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं बसों पर हो रही राजनीति की। और इसके पहले कि आपको सारा मामला दिखाएं कि ये शुरू कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ा, यहां तक कैसे पहुंचा, आपका तारुफ करवा देते हैं हमारे आज के मेहमानों से। मिलिए आज के हमारे मेहमानों से जो आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल साहब, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी और मजदूर नेता डॉक्टर कमल उसरी। आप सभी महानुभावों का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर हमारे इस खास शो राजनीति में। आगे बढ़ते हैं इस परिचय के बाद और आपको ये बताएं कि आज के बड़े बयानात कहां से आए, किसने दिए, ये हम आपको बताएं। उससे पहले क्रोनोलॉजी जरा देख लीजिए इस मामले में अब तक क्या हुआ। ये रहा 16 मई शाम लगभग 4:30 बजे प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी लिखी कि हम 1000 बसें आपको दे रहे हैं। योगी ने बाद में प्रियंका का प्रस्ताव स्वीकार किया 18 मई शाम 4 बजे। उसके पहले उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसको नौटंकी भी बताया जा चुका था। फिर उसी वक्त 18 मई को बसों की जानकारी मांगी गई शाम 4 बजे। यह खत का खेल हुआ 16 मई से लगाए आज तक। फिर 18 मई रात 11:40 पर यूपी सरकार की प्रियंका को चिट्ठी गई। उसमें प्रियंका के निजी सचिव का जो है दावा था कि सुबह 10 बजे 1000 बसें लखनऊ लाने को कहा गया उनसे। फिर रात के 2:10 पर यानी वी आवर्स में तड़के सुबह प्रियंका गांधी के निजी सचिव की चिट्ठी आई, जवाब आया उसका। उसमें नोएडा और गाजियाबाद में बसें लगाने को लिखा गया। ये कहा गया कि कांग्रेस नोएडा और गाजियाबाद में बसें लगा देगी। यूपी सरकार ने प्रियंका को फिर चिट्ठी भेजी सुबह 11:05 पर। प्रियंका गांधी के निजी सचिव का दावा इसमें यह था कि 500 बसें नोएडा गाजियाबाद डीएम को दे दें, यह कहा गया सरकार की ओर से। और फिर दोपहर 12:15 बजे प्रियंका गांधी के निजी सचिव की चिट्ठी आई। उसमें क्या था वो देख लीजिए आप। शाम 5 बजे तक बसें नोएडा और गाजियाबाद पहुंचेंगी, यह कांग्रेस की तरफ से कहा गया। यह प्रियंका के निजी सचिव उनका दावा है। अब शाम को 4:30 बजे 3 घंटे से यूपी बॉर्डर पर खड़ी हैं बसें, यह बताया गया और कहा गया कि इनको जाने की अनुमति दें, लेकिन उसके बाद हंगामा ही खड़ा हो गया। अब इस घटनाक्रम के बाद आज शाम को जो तस्वीरें आई बॉर्डर पर से, वो अब आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये आ रही हैं। अजय लल्लू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये देखिए उनको कैसे डिटेन किया गया। वो पहले तो उनका विवाद हुआ, पुलिस अधिकारियों से थोड़ी बहस हुई। वो ये कह रहे थे कि आप हमको लिखित में दीजिए, बात आगे बढ़ी, उसके बाद उनको डिटेन कर लिया गया। मतलब बात बसों से मजदूरों की सहायता करते करते इस तरह के दृश्य तक जा पहुंची। क्यों हुआ ऐसा? इस मामले में एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप सुन लीजिए, वो वक्तव्य सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का। फिर बहस शुरू करते हैं। 15,000 बसें तो हमारी बॉर्डर पे डीएम के सुपुर्दगी में हैं। 200 बसें प्रत्येक जिले में। अगर 12,000 यूपीएसआरटीसी की बसें लगाई हैं, 900 ट्रेनें लगा रहे हैं, जहाँ से 10 लाख लोग अभी तक का यहाँ पर आ चुके हैं। 6 लाख लोग बसों के द्वारा यहाँ पर आ चुके हैं। उनको स्क्रीनिंग करना, उनको भोजन देना, उनको भोजन पैकेट देना, ये सारा काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसके बाद वो फर्जी सूची देते हैं, जिसमें फर्जी सूची में 3 व्हीलर, अगर फिर आप देखेंगे तो पता चला ऑटो रिक्शा, अगर उसके बाद आप चलेंगे तो फिर आएगा टेम्पो ट्रेवलर। इस प्रकार से आप ये सूचियां आप देखते जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा, आप इस प्रकार की सूची देंगे और क्या 3 व्हीलर से या स्कूटर से हम लोगों को ढोने देंगे क्या? या दूसरी तरफ हम ऐसी चीज़ें भेजा जो ब्लैक लिस्टेड हैं, 2 जगह पर रजिस्टर्ड हैं कई बसें, कई बसों की फिटनेस नहीं है, कई जगह के इंश्योरेंस नहीं है। हमारा सारा काम यही है कि हम उनकी फिटनेस बनाते घूमें क्या? हमारे पास लीगल, हमारे पास विधिक वैध बसें हैं, हम उनका इंतज़ाम कर रहे हैं। इस प्रकार की
गुमराह करने की नीति से कांग्रेस को बचना चाहिए। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, जो कि उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में। एसपी सिंह बघेल साहब सांसद हैं, उनके आगरा से इस वक्त हमारे साथ चर्चा में हैं। बघेल साहब, बहुत सारे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इस आपदा काल में जब ये बार बार कहा जा रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और यही कहते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये 1000 बसें आपको दी कि भाई आप इनका इस्तेमाल करिए, मजदूरों को हम भेजना चाहते हैं, तो दिक्कत कैसे आ गई आपको इसका इस्तेमाल करने में? मतलब बहुत सारे लोगों की समझ से बाहर है ये बात। बघेल साहब, क्यों नहीं आप इस्तेमाल करने दे रहे हैं भाई? जी राजन जी, पहली बात तो इतने दिनों बाद जी, लॉकडाउन के महीने भर बाद से ज़्यादा समय पार्टी टोटल स्वयं आइसोलेशन में थी, कोमा में थी, किम कर्तव्य विमूढ़ थी कांग्रेस पार्टी। क्या करें, तो ये खतों किताबत शुरू की गई। सैद्धांतिक रूप से सहमति लखनऊ ने दी होगी, लेकिन जब व्यवहारिक पक्ष इसका आया तो आप जैसा डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि बसों की फिटनेस देखी जाती है, रजिस्ट्रेशन देखा जाता है, बीमा देखा जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई भी बस जाती है, चाहे वो हमारे राज्य की हो या दूसरे राज्य से हमारे यहाँ हो, उसका एक परमिट होता है। जैसा दिनेश जी ने बताया कि कुछ गाड़ियों का बीमा नहीं है, और मैं कई राष्ट्रीय आपकी चैनल के अलावा और भी कई प्रतिष्ठित चैनल में देख रहा था कि 69 बस वाहन हैं जो एम्बुलेंस निकले हैं, 31 ऑटो रिक्शा निकले हैं। तो ये एक सहानुभूति लेने के लिए एक खतों किताबत की गई, लेकिन व्यवहारिक पक्ष उसका है। आप इस समय आप देख रहे हैं ना अजय लल्लू जी को, अजय लल्लू जी के यहाँ कुल वहाँ पर पूरे कांग्रेस जन मिला के 12 आदमी थे। आप देख रहे हो, लगातार देख रहे हो कि कोई पीछे भीड़ नहीं है, जबकि कैमरे में खूब नारेबाजी होती है, भीड़ होती है, लोग फ्रेम में आना चाहते हैं, लेकिन जब वो धरने पे बैठे थे, एक शायद जिलाध्यक्ष महिला हैं आगरा की, वो बैठी थी और 12-14 लोग थे, लेकिन उन्होंने अपनी न्यूज़ बनानी थी, वो बना लिए। लेकिन परमिट होता है, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, इसके बाद जो मजदूर आएंगे उनकी सूची होनी चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग उनकी होनी चाहिए, जिलाधिकारी नोएडा और गाज़ियाबाद के को बैठाएंगे वो लोग। बस उपलब्ध कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके बाद एक लंबा प्रोसीजर होता है कि मज़दूरों को वहाँ बैठाना, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करानी, गंतव्य स्थान पे भेजना, बस का सैनिटाइजेशन करना, बस को देखना है कि उसका बीमा है, कहीं रास्ते में भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका क्लेम क्या मिलेगा। इसके अलावा जिन गाँव में जाना है वहाँ के जिलाधिकारी को पहले सूचना देनी है, जिससे बाहर से आए हुए हमारे मजदूर भाइयों का वो क्वारंटीन उस गांव में कर सकें, वहाँ पर व्यवस्था कर सकें। ये सारा प्रोसीजर होता है, एक चिट्ठी लिखने से ही नहीं होता। उत्तर प्रदेश सरकार पर मान लिया बघेल साहब, ये तमाम तकनीकी पेचीदगियां हैं, कोई कमी नहीं है सर। माना मैं एक सामान्य नागरिक हूँ इस देश का, भी भेजी हैं हमने, इतने लाख मैं एक सामान्य नागरिक हूँ सर इस देश का। हो सकता है आप जो बात कह रहे हैं सब सही हो, ये तमाम बातें ठीक हों, मुझे बस एक बात का उत्तर दीजिए जो बात सबके मन में है। चूंकि आपदा काल है, मजदूर परेशान हैं जी, बहुत सारी चीजों को क्या शॉर्टकट नहीं किया जा सकता था? अभी एक ट्वीट किया है प्रियंका गांधी जी ने, उन्होंने कहा है कि 879 बसों को तो आप भी मान रहे हैं कि हैं, उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया होता आपने, उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, मैं निजी तौर से नहीं मान रहा हूँ कि वहाँ 879 थी। जो वहाँ सुभाष जी संभवतः मिनिस्टर जो वहाँ पर थे, 150 से ज़्यादा उनके पास कागज़ नहीं थे जिनमें परमिशन वहाँ के जिलाधिकारी की थी। एक चैनल का नाम नहीं लूँगा, उस चैनल ने, बहुत प्रतिष्ठित देश की चैनल है, उन्होंने गिनी तो 179 से ऊपर नहीं निकली। अच्छा। ये संख्या वाली बात नहीं है, ये सैद्धांतिक वाली बात है। 1049 की सूची दी गई, यहाँ पर 520 पर मंत्री जी आ गए, 520 के बाद 179 आ गए, फिर लास्ट में उन्होंने कहा आप ही की ऊँची है। हम संख्या वाली बात नहीं कर रहे हैं, सैद्धांतिक बात कर रहे हैं। बस उपलब्ध कराने के लिए तो नोएडा और गाज़ियाबाद में भी कोई ऐसी कमी नहीं है, हमारे पास यूपी SRTC के पास, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर होता है ना। मैंने कहा कि अरे सर, इस लंबे प्रोसीजर के चक्कर में लोग पैदल ही चलते जा रहे हैं बघेल साहब, लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, मान लिया, लेकिन इस लंबे प्रोसीजर में हाल क्या हो रहा है उनका? प्रमोद तिवारी जी, आपने जो बहुत सारे सवाल उठाए, जरा प्रमोद तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं। एक्सप्रेस हाईवे पे मैं देख रहा हूँ लगातार उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसें लगातार
नोएडा और गाजियाबाद और दिल्ली में अब जब वो फंसे हुए चले, हमारे अब वो मजदूर तमाम भाइयों बसें को चल रही भेज हैं रहे सर, तो मैं फिर खुद ये मजदूर ISBT पर पैदल आज क्यों भी चल था, रहे हैं? आगरा के ISBT पे था। नहीं सर, मैं आज ISBT पे था, उसका जिक्र नहीं है कि आज हमने देवरिया, बलिया, बस्ती, आजमगढ़, पलरौना, उसके साथ बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, ठीक इसके सर, बाद अब लखीमपुर जरा खीरी, कांग्रेस पीलीभीत और पार्टी का उत्तर सुन शाहजहांपुर लीजिए जो आपने और सैद्धांतिक सवाल औरैया उठाए हैं। और कानपुर बघेल देहात साहब, को आज मैंने खुद रवाना किया है। बघेल साहब, मैं मान लिया ISBT पर आपके जाकर तमाम के रवाना सैद्धांतिक किया। सवाल हमने जी, देख लिए, प्रमोद दर्शकों जी ने को, देख जी, लिए। जी, अब जरा जी। उनका उत्तर सुनिए। प्रमोद तिवारी जी सीनियर लीडर हैं। प्रमोद तिवारी जी, अभी हम देख रहे थे आपका वक्तव्य, आपने कहा कि 4 दिन तो इसी में जाया हो गए। जी, बहुत यही सीनियर है, बात बहुत आपकी नेता सीनियर है, हम प्रियंका लोग गांधी जी जी उनकी बात सुन लेते हैं एक बार। तिवारी जी, दर्शकों को बताइए, जो सवाल है, ऑब्जेक्शन है गवर्नमेंट के, कि आप लोग जो बसें हैं उनकी 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 ठीक स्थिति आपने बताई नहीं, उनका सैद्धांतिक परीक्षण करना पड़ता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। तमाम सवाल आपने सुन लिए सर, जवाब दीजिए दर्शकों को। मैं एक बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूँ। जरा 4 दिन पहले की स्थिति, 5 दिन पहले की स्थिति का आकलन कीजिए। वो कौन इंसान होगा जिसकी आत्मा नहीं रोई होगी जब औरैया में एक ट्रक में 25 मजदूर मर गए। वो ट्रक पे थे, उनका परमिट था, वो गुजरे होंगे, कई थाने पड़े होंगे, कई ज़िले पड़े होंगे, उनका परमिट चेक किया गया। अगर उन्हें रोक लिया जाता तो ये 25 बच जाते। सवाल सीधा सा है, चैनल खोलो, कोई चैनल खोलो, आपका चैनल खोलो, सड़कों पर चलते हुए बेबस मजदूर, पैरों में छाले पड़े हुए। इसी आगरा में, जहाँ से बघेल साहब सांसद हैं, एक सूटकेस पे सोता हुआ थक के बच्चा, यहीं पास में, उफ, वो क्या दर्दनाक दृश्य था। एक बैल जुता हुआ, दूसरा बैल था नहीं, उसकी जगह कभी औरत कभी आदमी लगती थी। ये तो शायद मैं नहीं जानता, फिल्मों में तो देखा था, पर भारत में, उत्तर प्रदेश में होती हुई ऐसी घटनाएं जहां हजारों लाखों की संख्या में सड़क पे पैदल जा रहे थे, तो एक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कि एक महिला महासचिव, शायद महिला होने के नाते उनके मन में ज़्यादा वेदना थी, गांधी परिवार के होने के नाते, प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसों के लिए 16 तारीख को लिखा कि हम लगाने को तैयार हैं। लगा सकते थे, हमारे पास राजस्थान, पंजाब से हम मांग के लगा रहे हैं। स्वीकृत आ गई, हमने उनको धन्यवाद दे दिया। अब वो बसें लाइन अप होके खड़ी हो गई। उन नंबरों के बाद मैं नहीं जानता कौन क्या कह रहा है, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूँ आपको जी। इसमें 1000 बसों को वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद, विनय कुमार सिंह जी अपर परिवहन आयुक्त, रामफेर द्विवेदी रीजनल RTO जो है, मैं चूँकि खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 साल रहा हूँ, बघेल जी जानते हैं, भैया ये बसें शादी में नहीं जा रही हैं, ये बसें कमाई करने के लिए नहीं जा रही हैं, ये बसें कोई रूट पे नहीं चलने जा रही हैं, आपदा है, मजदूर है। अरे उनको देखो मेरे भैया, चेक करो उन बसों को, हम बसें दे रहे हैं, आप उन पे चलते हुए मजदूर को अपना मेडिकल चेकअप कराओ, उसको बैठा लो, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। ये कैसा अहंकार इस सरकार को, ये कैसा इनका प्रबंधन पूरी तरह असफल हो गया, ये कैसी झुंझलाहट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आइए इस आपातकाल में हम सब मिलकर जो जितना कर सके करें। हमने 1000 बसें दी हैं, ये आपका सर्टिफिकेट है कि लगभग 889 बसें, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 889 बसें, और ये 19 तारीख का है, पूरी तरह ठीक है। तो भैया ये 889 बसें जो लगभग 900 हैं, इनको तो चला दो, इनको क्यों रोक रहे हो? इनको न चलाने की कोई वजह हमको बता दो। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ दावे के साथ, जो 1000 बसें हमने दी, एक सवाल है, बघेल साहब सबसे पहले समझ जाएंगे। उसको ये कहा जा रहा है कि ये बस कहीं एम्बुलेंस बता रहे हैं, कहीं 3 व्हीलर बता रहे हैं, सरकार नहीं बता रही, चल रहा है। अरे भैया, हमारी बस खड़ी है फिजिकली, हमारा प्रदेश अध्यक्ष वहाँ खड़ा है, हमारे जुबेर साहब सेक्रेटरी खड़े हैं, हम गिन कर आपको कह रहे हैं ये गिनो 1000 बसेज हैं। मोबाइल से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये बसेज हमारी खड़ी हैं, आप उनको ले लो। 1000 अगर नहीं है, 900 हैं, भैया चला दो, उन 900 पे बैठा दो मजदूरों को, उनके पैर के छाले कम से कम जो हैं उनको तो आराम दो। जो औरतें चल रही 7-7, 8-8 मिनट के प्रेग्नेंट, उनको तो कुछ आराम मिल जाएगा।
दिल से अगर सोच के देखेंगे हम दलों के बंधन को तोड़ के, तो ये अमानवीय है, ये गलत है कि अगर कोई पेशकश कर रहा है ऐसे काल में कि हम मदद करेंगे तो उसकी मदद एक बात लेनी तिवारी जी, चाहिए। एक बात बताऊं? तिवारी जी, लोग कह रहे हैं, तिवारी जी, रैलियां मुझसे होती मुझसे हैं। जो लोगों ने नहीं, कहा, एक तिवारी मिनट, साहब, राजेंद्र जी, जी, एक मिनट। अच्छा बात पूरी कर राजेंद्र लीजिए, जी, बात एक पूरी कर मिनट। लीजिए, बात पूरी कर राजेंद्र जी एक मिनट, राजेंद्र जी एक मिनट। मैंने कहा मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं और बघेल जी भी एक ऐसी सर्विस में रहे हैं, मेरा इनका परिचय 80 से है। यार जब रैली में प्रधानमंत्री की होती है, बीजेपी की होती है, कांग्रेस की होती है, तो बसें चेक करके बैठालते हो उसमें। जब छतों पे लोग बैठते हैं, जहाँ जो साधन मिलता है उनको ले लेते हैं। हम मानते हैं आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो ये लोग पैदल जमीन पे चल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, अमानवीय ढंग से इनके यातना झेल रहे हैं। तो मैं तो आपको एक सुझाव दूंगा, हजारों बसेस खड़ी हैं स्कूलों में, निकालो उनको। इस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, उनको निकाल लो। बस इस तेज गर्मी में, इस धूप में हमें मरता हुआ मजदूर न दिखाई पड़े, आप ही कर लो। आपने लेकिन तिवारी जी, तब तक तो हमारी 9 से बसें ये जो ठीक, ये बात कही है सर, तिवारी साहब, आपने ये बात कहा, उसको तो चलाओ, ये बात उसको क्यों रोक रहे हो? जी। आइए, कमल उसरी साहब है हमारे साथ, मजदूर नेता प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कमल, ये जो चल रहा है 16 मई से, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मजदूर का जो दर्द है उसको ध्यान में रखते हुए वो कंक्रीट बात हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, डॉक्टर कमल। देखिए सर, बहुत साफ है कि ये जो बस का विषय में बहस हो रही है, यकीनन मैं मानता हूँ कांग्रेस भाजपा की नूरा कुश्ती है। मजदूर जो सड़कों पे चल के मर रहा है, रेलगाड़ियों से कुचल के मर रहा है, इस सरकारों ने पहली बात तो लॉकडाउन बिना किसी प्लानिंग के लागू किया, और हमारे आदरणीय जो कांग्रेस के साथी लोग बस उपलब्ध करा रहे हैं, इस सरकार को गुपचुप मान के बस को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये भी सवाल है कि ये साथी लोग जिनकी सबसे ज्यादा बंबई से लोग बाहर आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, वहां से बसें क्यों नहीं चली? पंजाब से बसें क्यों नहीं चली? राजस्थान में ये मजदूरों की हितैषी बनने का आज मैंने ढोंग कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में सबसे पहले श्रम कानूनों का स्थगन किसने किया? राजस्थान की सरकार ने किया। वो किस पार्टी की सरकार है? तो माफ करिएगा, हमारे जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, ये राजनीति का वक्त नहीं है, हम सब मिलकर मजदूरों के हित में जो कुछ कर सकते हैं यकीनन करना चाहिए। इस समय मजदूर सड़कों पर मर रहा है, भूख से मर रहा है, रेल की पटरियों से कट के मर रहा है, और ये लोग उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। यकीनन ये ठीक नहीं है, गलत है। डॉक्टर कमल, आपने राजस्थान का जिक्र किया, एक बात आपने बहुत वैलिड सवाल उठाया है, और उस सवाल को लेकर मैं तिवारी जी के पास भी जाऊंगा और बघेल साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी साहब भी हैं। वाजपेयी साहब, एक बार फिर से स्वागत आपका, आपने तमाम पक्ष सुन लिए। कॉन्क्रीट टिप्पणी करके बताइए कि ये वाकई राजनीति हो रही है या इत्तेफाक से इसमें राजनीति शुरू हो गई है? किसका दोष देखते हैं आप? कौन आपको पाक साफ दिखता है? राजेंद्र जी, इस पूरे प्रोसेस में जितना मेरी समझ में आया है और जितना हमने देखा है, वास्तव में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। ठीक है ना? अभी ये मजदूरों की समस्या कोई एक, जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि 16 मई को लेटर लिखा, वो महिला हैं, उनका दर्द ज़्यादा आया, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। और लेकिन ये मजदूर वाली समस्या तो मेरे हिसाब से करीब 20 से 25 दिन से ये चैनल और सारे अखबार दिखा रहे हैं कि मजदूरों की क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को, एक तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन का जो सेकेंड फेज था, जब ये निर्णय लिया गया कि मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा, तो मुझे लगता है कि इतना इसको मीटर गेज नहीं किया गया, इतना थर्मामीटर नहीं लगाया गया कि कितनी संख्या में मजदूर बाहर निकलेगा। इससे पहले जब एक बार बम्बई में और अहमदाबाद में भीड़ निकली थी, तो एक आकलन होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर भी माना जा सकता है कि ये प्लानिंग की गड़बड़ी है, में मजदूर बाहर निकल आएगा। आकलन और प्लानिंग की, असेसमेंट की चूक है, ये प्लानिंग की गड़बड़ी है और इंटेलिजेंस फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। और राजनीति तो देखिए, हम आपके कार्यक्रम में लगातार कहते आ रहे हैं कि राजनीति का तो ये समय ही नहीं है। अगर प्रियंका गांधी जी ने 1000 बसें योगी जी को ऑफर की हैं, तो ये देखिए, ये जैसे कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही अगर 1000 बसें आपको कोई पार्टी दे रही है और उससे बहुत सारे मजदूर अपने घरों को पहुंचाए जा सकते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें कमी निकालना। अब अभी बघेल साहब कह रहे थे कि उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, उसमें ये होता है, ठीक बात है, बिल्कुल सही है, कानूनी
दृष्टि से हर बस में एक फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका बीमा, ये सब चीज। लेकिन ये आपदा काल है, ये सामान्य समय नहीं है। बिल्कुल 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 इस कि आप समय कि आप इतने सारे असेसमेंट करने लग जाएं, थोड़ा सा दरकिनार रखना चाहिए, थोड़ा सा या एक- रिलैक्सेशन होना चाहिए। ठीक है वाजपेयी साहब, आपने बहुत या महत्वपूर्ण फिर बात एक कही। टीम लग या वाजपेयी साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के लिए रुकना है। उसके बाद ये जो दोनों बड़े लीडर्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के, आप दोनों लोगों ने जो प्रश्न खड़े किए हैं, इनके उत्तर लेते हैं इस ब्रेक के बाद।